नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 36 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इटली की। सबसे पहले जानेंगे कि इटली खबर में क्यों है, उसके बाद उसकी भौगोलिक अवस्थिति को अच्छे से देखते हुए यहाँ कौन कौन से प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, कौन कौन सी जलसंधियाँ मौजूद है और कौन कौन से यहाँ पर नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, उसकी बात विस्तार में करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले खबर क्या है। इटली ने फाइनली BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से फाइनली विड्रॉ कर लिया है। ऐसी खबरें पहले से ही आ रही थी। G20 के बाद से ये खबरें लगातार चर्चा में थी कि इटली क्या करने वाला है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या करने वाला है, विड्रॉ करने वाला है। और फाइनली उन्होंने घोषणा कर दी है, ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है कि इटली ने क्या कर लिया है, वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया है। कब इटली ज्वाइन किया था किसे, BRI को, तो 2019 को ज्वाइन किया था और विड्रॉ कब किया है, 2023 में। 2024 में अगर ये विड्रॉ नहीं करता तो मार्च 2024 में वापस से ये BRI का ऑटोमेटिकली हिस्सा बन जाता। लेकिन यहाँ की प्रधानमंत्री ने क्या किया है, तो वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। कहाँ की बात की जा रही है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की जा रही है। इटली एकमात्र ऐसा G7 देश है जो किसमें शामिल था, तो BRI में शामिल था। G7 देश कौन कौन से हैं? G7 देश जो है वो विश्व के समृद्ध देशों का समूह है, जिनकी आबादी तो मात्र कितनी है, 10% है, लेकिन इनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 40% हिस्सा ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब अमीर देशों का समूह है। कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, तो कनाडा होता है, USA होता है, UK की बात कर सकते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देशों का ये समूह है G7 देश, जिसमें से केवल इटली जो है वो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो देखिए इसे और क्या कहा जाता है, तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी कहा जाता है। इसमें दोनों मार्ग शामिल है, सड़क मार्ग भी शामिल है, जल मार्ग भी शामिल है, साथ में रेल मार्ग भी शामिल है। ये क्यों बनाया गया, ताकि चाइना क्या कर सके, कनेक्टिविटी बना सके। कैसी कनेक्टिविटी बना सके, तो ट्रेड कनेक्टिविटी बनाने के साथ साथ ये सामरिक उद्देश्य से भी चाइना के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है, क्योंकि ये चाइना को किससे जोड़ता है, दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। आगे चल के ये किससे जोड़ता है, तो इंडियन ओशन से जोड़ता हुआ खाड़ी देश से, फिर अफ्रीका से, और आगे चल के ये यूरोप से कनेक्टिविटी बनाता है। साथ में मिडिल ईस्ट से भी ये क्या करता है, तो चाइना की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करता है। और इसी से क्या कर लिया है, तो इटली ने विड्रॉ कर लिया है। जो G7 का एकमात्र देश था उसने भी विड्रॉ कर लिया है। क्यों इटली आखिर BRI का हिस्सा बना था, तो इसका रीज़न ये था कि इटली चाहता था कि चाइना से और पूर्वी एशिया से उसके व्यापार सुदृढ़ हो, उनका निर्यात ज़्यादा हो। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चीन का निर्यात तो इटली में बढ़ गया था, लेकिन इटली का निर्यात चीन की तरफ नहीं बढ़ रहा था। मतलब उनको असंतोष हो रहा था, इससे अच्छे परिणाम नहीं आ रहे थे। इसलिए इटली ने क्या किया है, BRI से क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो हम आज जानेंगे किसके बारे में, इटली के बारे में जानेंगे और देखेंगे इटली की भौगोलिक अवस्थिति को। इटली की भौगोलिक अवस्थिति की बात करते समय सबसे पहले देख लेते हैं ये किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट लोकेशन है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आसपास आपको जल निकाय बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जल संधियाँ देखने को मिलेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उत्तर में आपको देखने को मिलेगा इटली की सीमा लगते हुए। देखिए इटली का यदि हम शेप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बूट के आकार का दिखाई देगा, जैसे किसी ने बूट पहना है ऐसा दिखाई देगा इटली का शेप। अगर उत्तर में बात करें तो आपको कौन कौन से देश यहाँ पे सीमा साझा करते हुए नजर आएंगे, तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा फ्रांस, फिर आपको दिखाई देगा स्विट्जरलैंड, फिर आगे चलेंगे तो ऑस्ट्रिया, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, तो स्लोवेनिया सीमा साझा करते हुए दिखाई देगा। याद रखिएगा कि स्लोवाकिया सीमा साझा नहीं करता इटली से। कौन सीमा साझा करता है, तो स्लोवेनिया सीमा साझा करता है, जबकि स्लोवाकिया क्या है, तो एक लैंडलॉक कंट्री है। ये याद रखिएगा। लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, वो देश जो क्या कर सकते हैं, समुद्र पर नहीं जा सकते या चारों ओर से भू आबद्ध हो, जिनका रास्ता समुद्र की तरफ नहीं खुलता है, उसे क्या कह दिया जाता है, भू आबद्ध देश कह दिया जाता है। और इटली के ही अंदर ही 2 देश ऐसे हैं जो भू आबद्ध हैं। कौन कौन से वो देश हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पे वेटिकन सिटी मिलेगा, साथ में आपको सैन मेरिनो का देश दिखाई देगा, जो पूरी तरह किसमें अवस्थित है, तो इटली के अंदर ही आपको उसकी अवस्थिति दिखाई देगी। हमने बात की है किसे किसे सीमा साझा कर रहा है, तो फ्रांस से कर रहा है, स्विट्जरलैंड से कर रहा है,
है, ऑस्ट्रिया से कर रहा है, स्लोवेनिया से कर रहा है, इतने देशों से अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश और दिखाई देगा, मोनाको जो है वो इटली से सीमा साझा नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ हम प्रेशर में एग्जाम के कर देते हैं, तो याद रखिएगा मोनाको जो है वो किससे सीमा साझा नहीं कर रहा है, इटली से सीमा साझा नहीं कर रहा है, बल्कि ये सीमा साझा किससे करता है, तो फ्रांस से अपनी सीमा साझा करता है। इतनी बातें ध्यान रख ली। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जल निकाय हैं जो इटली से सीमा साझा करते हुए आपको नजर आएंगे, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा किसका लोकेशन, तो लिगुरियन सी का लोकेशन दिखाई देगा। देखिए अगर हम यहाँ से क्या कर ले, डायरेक्शन बना ले, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अगर हम वेस्ट ईस्ट की तरफ देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, एड्रियाटिक सी दिखाई देगा। अगर हम साउथ की तरफ चले तो यहाँ पे आपको आयोनियन सी दिखाई देगा। अगर हम किसकी तरफ चले, वेस्ट की तरफ चले तो आपको यहाँ पे टायरेनियन सी दिखाई देगा। वहीं हम किसकी तरफ चले, तो हम चले नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो आपको क्या लोकेशन दिखाई देगा, तो लिगुरियन सी का लोकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि देखिए ये सारा जो हिस्सा है, एड्रियाटिक सी का जो हिस्सा है या इटली का हिस्सा है, ये मेडिटेरेनियन सी के किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न डायरेक्शन में। क्या किसका लोकेशन देखने को मिलेगा, इटली का हो गया, आपका एड्रियाटिक सी का भी लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं मान लूँ कि इटली पैर है, तो पैर के आपको देखेंगे पीछे वाले हिस्से में एड्रियाटिक सी देखने को मिल रहा है, पैर के आगे वाले हिस्से में आपको टायरेनियन सी देखने को मिल रहा है, पैर के ऊपर वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो लिगुरियन सी देखने को मिल रहा है। वहीं पैर के नीचे वाले हिस्से में अगर देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आयोनियन सी का लोकेशन देखने को मिलता है। इस छोटे छोटे टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। कुछ और जो टेरिटरी हैं जो इटली के ही हैं वो देख लीजिए। एक आपको यहाँ पे सिसिली द्वीप दिखाई देगा जो किसका है, इटली का है। वहीं आपको यहाँ पे सार्डिनिया द्वीप दिखाई देगा जो इटली का है। एक यहाँ पे कॉर्सिका द्वीप है जो इटली का नहीं है। 3, 4, 5, 6 जितने स्टार लगाने हैं लगा लीजिएगा। यहाँ पे कॉर्सिका द्वीप जो है वो किसका है, तो फ्रांस का है। और नीचे सार्डिनिया जो द्वीप है वो किसका है, इटली का है। एक है सिसिली और दूसरा है सार्डिनिया। ये किससे बिलोंग करते हैं, तो इटली को बिलोंग करते हैं। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें प्रमुख जल संधियों की, तो कौन कौन से जल संधियाँ यहाँ मौजूद है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने बात की अभी किसकी, तो सिसिली जो है वो किसका है, इटली का ही है। और इटली के मेन लैंड से यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा स्टेट, नाम क्या है इसका, मेसीना नाम है। मेसीना स्टेट क्या करता है, तो सिसिली से इटली को अलग करता है। क्या बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे आपको मेसीना स्टेट देखने को मिलेगा जो किसे किसे अलग करता है, तो सिसिली से इटली को अलग करता है। और किन दो जल निकायों को जोड़ने का काम करता है, तो ये या तो कह सकते हैं आयोनियन सी को जोड़ने का काम करता है, किससे, तो टायरेनियन सी से जोड़ने का काम करता है। या आप कह सकते हैं मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने का काम किससे कर रहा है, तो टायरेनियन सी से ये जोड़ने का काम करता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मेसीना जल संधि की बात कर रहे हैं। वहीं आपको पैर के इस तरफ आपको देखने को मिलेगा ओरंटो स्टेट देखने को मिलेगा। ओरंटो स्टेट क्या करता है, तो इटली को अलग करता है अल्बेनिया से। अल्बेनिया क्या है, यूरोप का ही हिस्सा है। इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। और किन दो वाटर बॉडी को जोड़ने का काम करता है, तो पैर के पीछे हिस्से में क्या था, तो आपका एड्रियाटिक सी था। एड्रियाटिक सी को ये किससे जोड़ने का काम करता है, तो आयोनियन सी से जोड़ने का काम करता है। देखिए पैर के नीचे वाले हिस्से, हील वाले क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा, तो गल्फ ऑफ टोरंटो देखने को मिलेगा। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे अगर एक और गल्फ आपको देखने को मिलेगा, ये वाले हिस्से में गल्फ ऑफ वेनिस देखने को मिलेगा। तो हमने इतनी बातें की हैं, कितनी बातें की हैं वो देख लेते हैं। तो हमने बात क्या क्या की है वो देखिए, किन किन देशों से सीमा साझा कर रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे था फ्रांस, फिर क्या था, तो यहाँ पे था स्विट्जरलैंड, और उसके बाद था ऑस्ट्रिया, और उसके बाद क्या था, तो स्लोवेनिया था। जबकि स्लोवाकिया क्या है, तो एक लैंड लॉक कंट्री है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। 2 देशों की बात की थी, किसकी किसकी बात की थी, तो एक सैन मैरिनो की बात की थी और वेटिकन सिटी की बात की थी, जो किसके अंदर पूरी तरीके से है, तो इटली के अंदर ही है। सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी क्या है, भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध देश का मतलब क्या हुआ, इसके पार आप समुद्र में नहीं जा सकते, या कह सकते हैं ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, भूमियों से घिरा हुआ है। तो इसे क्या कह दिया जाता है, भू आबद्ध देश कह दिया जाता है। यहाँ हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा है वेनिस की खाड़ी। यहाँ हमने क्या पढ़ा है, तो यहाँ हमने पढ़ा है टोरंटो की खाड़ी। अगर बात करें तो हम पैर के पीछे हमने क्या देखा है, तो एड्रियाटिक सी देखा है। पैर के नीचे हमने क्या देखा है, तो आयोनियन सी देखा है। पैर के इस तरफ देखा है
है, यानी इटली के अगर हमने पश्चिम की तरफ क्या देखा है तो टायरेनियन सी देखा है, वहीं हमने इस तरफ क्या देखा है तो लिगुरियन सी का लोकेशन देखा है। साथ में हमने बात की है ये जो द्वीप है वो सिसिली किसका है तो इटली का ही है। ये सार्डिनिया द्वीप है, ये भी इटली का है, लेकिन कॉर्सिका द्वीप किसका है तो फ्रांस का है। वहीं हमने किसकी बात की है, हमने जल संधियों की बात की है। एक जल संधि यहाँ पर देखी है और एक जल संधि यहाँ पर देखी है। जल संधि कौन कौन सी है तो जो अल्बेनिया को अलग कर रही है, किससे, इटली से कर रही है, उसका नाम क्या है, ओरंटो है, जो क्या कर रही थी तो एड्रियाटिक सी को जोड़ने का काम कर रही थी। आइनियन सी से वहीं किसे किसे अलग करने का काम कर रही है तो अल्बेनिया को अलग करने का काम कर रही है, किससे तो इटली को अलग करने का काम कर रही है। वहीं हमने क्या देखा है तो हमने यहाँ पर एक स्टेट देखा है, मेसिना स्टेट देखा है, जो इटली को सिसिली से अलग कर रही है। वहीं आयनियन सी को किससे जोड़ती है, टेरेनियन सी से जोड़ने का काम करती है। तो इतनी बातें हमने यहाँ तक की है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी तो प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। आल्प्स का विस्तार आपको कितने देशों में देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। आल्प्स का विस्तार आपको सबसे पहले देखने को मिलता है इटली में। दूसरी बात करें मोनाको में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। मोनाको इटली से सीमा साझा नहीं करता है, ये किससे सीमा साझा करता है तो फ्रांस से अपनी सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं, हम आल्प्स की बात कर रहे हैं। आल्प्स का विस्तार देख रहे हैं, इटली में है, मोनाको में है। उसके बाद आप देखेंगे तो फ्रांस में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, लिंचेस्टाइन में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। लिंचेस्टाइन जो है वो डबल लैंडलॉक कंट्री है। एक लैंडलॉक की हमने बात की, भू आबद्ध की बात की, जहां से हम क्या किस में नहीं जा सकते तो हम जल निकाय में नहीं जा सकते या खुले समुद्र में नहीं जा सकते, हमने ये बात की। अब डबल लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, जो दोनों तरफ से लैंडलॉक कंट्री से घिरा हो उसे क्या कह दिया जाता है, डबल लैंडलॉक कंट्री कह दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रिया है और स्विट्जरलैंड है, ये दोनों लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ से आप मेडिटेरेनियन सी की तरफ नहीं जा सकते। इन दोनों के बीच में एक और लैंडलॉक कंट्री है जो दोनों लैंडलॉक कंट्री के बीच में फंसा हुआ है, उसका नाम क्या है, लिंचेस्टाइन है। तो हमने कितने की बात की है, पहले की बात की है इटली की, दूसरा मोनाको की बात की है, तीसरा फ्रांस की बात की है, चौथा स्विट्जरलैंड की बात की है, पांचवा हमने लिंचेस्टाइन की बात की है, छठा हमने जर्मनी की बात की है, सातवां हमने ऑस्ट्रिया की बात की और आठवां जो है स्लोवेनिया की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको आल्प्स पर्वत का विस्तार देखने को मिलेगा। तो टोटल 8 यूरोप के ऐसे देश हैं जिसपे आपको आल्प्स पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट ब्लांक जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि माउंट ब्लांक कहाँ पड़ता है, क्या वो फ्रांस में पड़ता है, क्या वो इटली में पड़ता है या दोनों के बीच में पड़ता है, ये आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। किसकी बात कर रहे हैं हम, माउंट ब्लांक की बात कर रहे हैं, जो किसकी सबसे ऊंची चोटी है तो आल्प्स पर्वत की ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एपेनाइन्स पर्वत देखने को मिलेगा। एपेनाइन्स का विस्तार आपको सिर्फ किस में देखने को मिलता है, इटली में देखने को मिलता है। वहीं आपको इसी के पैरेलल में देखने को मिलेगा दिनारिक आल्प्स देखने को मिलेगा। इसका विस्तार आपको किन किन देशों में देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे इटली में तो देखने को मिलता है, वहीं आपको यहाँ पे स्लोवेनिया में भी देखने को मिलता है, क्रोएशिया में भी देखने को मिलता है। आगे चलेंगे बोस्निया और हर्जेगोविना में देखने को मिलता है, मॉन्टेनिग्रो में भी देखने को मिलता है और अल्बेनिया में भी देखने को मिलता है और यहाँ पे कोसोवो भी है, उसमें भी दिनारिक आल्प्स का विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एक रखना है आल्प्स जिसका विस्तार आपको 8 देशों में देखने को मिल रहा है, वहीं आपको याद रखना है दिनारिक आल्प्स, वहीं आपको याद रखना है एपेनाइन्स जो पर्वत श्रृंखला है वो सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है तो आपको सिर्फ इटली में इसका विस्तार देखने को मिलता है। सारी बात हमने की है। इस तरफ आपको एपेनाइन के इस तरफ यानी किस तरफ तो पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिलेगा टायरेनियन सी दिखाई देगा, वहीं पूर्व की तरफ क्या दिखाई देगा आपको एड्रियाटिक सी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें किसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। एक तो है पो नदी, कहाँ से निकल रही है तो आल्प्स पर्वत से निकल रही है, कहाँ जाके गिर रही है तो एड्रियाटिक सागर में गिर रही है। और इसकी प्रमुख बात क्या है तो ये इटली की सबसे लंबी नदी है। इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो पो नदी है। देख लेते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो ये रही आपकी पो नदी, इसका ये कहाँ से निकल रही है आल्प्स पर्वत से निकलती है और कहाँ जाकर गिर जाती है तो ये एड्रियाटिक सी में जाकर गिर जाती है। ये इटली की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से निकल रही है आल्प्स पर्वत से निकल रही है और गिर कहाँ रही है तो एड्रियाटिक सागर में इसका मुहाना आपको देखने को मिलता है। वहीं दूसरी प्रमुख नदी की बात करें तो
टाइबर नदी है जो कहाँ से निकल रही है, एपेनाइन पर्वत से निकल रही है। एपेनाइन की हमने बात की है अभी। कहाँ जाकर गिर रही है, टायरेनियन सागर में गिर रही है। और प्रमुख बात इसकी ये है कि रोम शहर क्या है, तो इटली की राजधानी है। रोम शहर के लिए प्राथमिक स्रोत जो है पानी का वो किससे पूरा होता है, तो टाइबर नदी से पूरा होता है। इसलिए ये नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देख लेते हैं टाइबर नदी कहाँ है। टाइबर नदी आपको दिखाई देगी एपेनाइन पर्वत से निकलती हुई, और कहाँ जाकर गिर जाती है, तो टायरेनियन सी में इसका आपको निकास देखने को मिलता है। तो इतनी बातें की हमने, कितनी बातें की हमने, तो हमने पो नदी की बात कर ली और हमने किसकी बात कर ली है, तो टाइबर नदी की बात कर ली है। देखिए इसका आपको फ्लो कहाँ से कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। वहीं आप किसकी बात करें, टाइबर नदी की बात करें, तो आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इसका फ्लो देखने को मिलेगा। दोनों का निकास ये सभी जो है एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, ये किसका हिस्सा है, मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पैर के किस तरफ टायरेनियन सी है और पैर के किस तरफ एड्रियाटिक सी है, ये अगर ध्यान रख लेते हैं तो आपको बाकी चीज़ें क्या हो जाएगी, तो अपने आप याद रह जाएगी। अंत में परंपरा के अनुसार एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। बिल्कुल परंपरा के अनुसार चलेंगे। जो कथन सही है बिल्कुल बढ़िया बात है, और जो कथन गलत है तो क्यों गलत है ये आपको कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स पर बताना है। देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आल्प्स पर्वत 6 देशों में विस्तृत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी बात की जा रही है माउंट ब्लांक की जा रही है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी बात की जा रही है मोनाको की सीमा इटली और फ्रांस से लगती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कथन कितने सत्य है वो पूछा जा रहा है, केवल एक, केवल दो, सभी कथन सत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन का पैटर्न रखा गया है 2023 के प्रीलिम्स परीक्षा के आधार पर। देखिए अब जब आप 24 की तैयारी करें तो ये एकदम माइंडसेट रखिएगा कि उसके पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, 2023 में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करना है और साथ में इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना है। तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज हमने बात की है इटली की और बात की है विस्तार में। क्या क्या देखा है, तो हमने उसके द्वीप देखे हैं, हमने जल निकाय देखा है, साथ में पर्वत श्रृंखला देखा है, जल संध्या देखी है और नदियों की बात की है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैप पर आपका कमांड उतना बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।